ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सन फार्मा पर खरीदारी करने के लिए। आज से कुणाल जी और राकेश जी की स्पेशल पिक आज के लिए 690 का स्टॉप लॉस और साथ ही साथ ऊपर के टारगेट 720 और 735 के आते हुए दिख रहे हैं। आइए आते हुए दिख रहे एक बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई विनिवेश से। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिनके पास है ये बड़ी खबर। चेतन बताइए क्या है खबर, किन शेयरों को लेकर, किन कंपनियों को लेकर है खबर? सर देखिए, हम काफी टाइम से सुन रहे थे इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पे काफी डेवलपमेंट्स पिछले महीने जून के अंत के दिनों में हुई थी। लेकिन आज जो हम खबर ब्रेक करने जा रहे हैं जी बिजनेस पे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पे। कल शाम को 5:30 बजे लगभग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और कोल मिनिस्टर भी मिले थे। जो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पे जो 2019 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था ऑन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जो ग्रुप है सर, ये डिसाइड करता है कि क्या स्टेक सेल कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस तरीके से स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारे जो टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हैं हमको इस टाइम पे वो बता रहे हैं कि जो इसकी टाइमलाइन है, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा इन दोनों बैंक्स का, किस तरीके से बायर्स के लिए बोली लगाने का प्रबंध किया जाएगा, क्या क्या मॉडलिटीज फिक्स करी जाएंगी, किन किन को ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स के तौर पे बुलाया जाएगा। उसके चलते काफी ज्यादा टाइमलाइन डिस्कशन हुआ इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। मेरे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट पे भी काफी चर्चा हुई, क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा कंपनी है डिसइन्वेस्टमेंट में जो काफी टाइम से एक्साइटमेंट बिल्डअप कर रहा था डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स मीटअप करने के लिए, लेकिन काफी टाइम से वो भी थोड़ा स्लो हो गया, तो उसकी भी चर्चा काफी जोरों शोर से हुई। और थर्डली मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज जो है उसमें रेलवेज और कोल भी जो शामिल थी, तो कोल और रेलवे सेक्टर्स के पीएसयूज भी इसमें डिस्कशन में आए और उसकी भी डिसइन्वेस्टमेंट अगर कुछ पॉसिबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, उस पर भी एक रफ चर्चा करी गई। लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पे सरकार ऐलान कुछ कर सकती है या फिर उसके लिए कोई बड़ा कदम और उठा सकती है। तो चेतन, जो आप एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं उसमें एक दो सवाल मेरे जो निकल कर आ रहे हैं, मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। पहली चीज तो ये कि क्या इस बैठक के बाद अब ये मान लिया जाए कि जो 3 या 4 बैंकों के नाम चल रहे थे कि उनमें से 2 बैंक सरकार निजीकरण करेगी, करेक्ट, प्राइवेटाइज करेगी, तो उन 2 बैंकों को लेकर हमेशा अंदाज थे और उस अंदाज में 2 बैंकों के नाम सबसे आगे आते थे, सेंट्रल बैंक और आईओबी। तो पहला सवाल तो मेरा ये कि क्या अब ये मान लिया जाए कि सेंट्रल बैंक और आईओबी ही वो 2 सरकारी बैंक ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज किए जाएंगे, ये पक्का है? सर लगभग पक्का है, क्योंकि जब ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म मिलता है वो एक सेमीफाइनल स्टेप होता है यूनियन कैबिनेट पे जाने का। क्योंकि मैं 2 मिनट में फटाफट अपने दर्शकों को बता दूं तो होता क्या है कि कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज सबसे पहले मिलते हैं डिसाइड करने के लिए, नीति आयोग के रिकमेंडेशंस को लेते हैं। दूसरा स्टेप जो सेमीफाइनल स्टेप होता है सर, वो होता है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म का मिलना। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जब उसमें मोहर लगा देते हैं तो वो यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगभग नाम फाइनलाइज कर दिए गए हैं और उसमें डिस्कशन हुई है। तो मुझे तो यही लगता है फिलहाल के लिए, और मेरे सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि इन दोनों नाम पे बहुत जल्द लग सकती है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज तो ये कि ये लगभग फाइनल है कि सेंट्रल बैंक और आईओबी 2 बैंक्स का निजीकरण किया जाएगा। तो अगर निजीकरण इन दोनों बैंक का होता है तो फिर इन बैंकों के लिए री रेटिंग होने की पूरी संभावना है। और डी इसलिए संभावना है, चेतन आप रुकिएगा, मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है, लेकिन उससे पहले जो आप ये बात बता रहे हैं उसका एक बार विश्लेषण कर दिया जाए कि ये संभावना इसलिए सबसे बड़ी क्योंकि आज की तारीख में बैंकों का लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम है नहीं। और आरबीआई ने शायद कहीं न कहीं ये मन बना रखा है, ये डिसाइड कर रखा है कि बजाय नए लाइसेंस देने के जो पुराने बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे पब्लिक सेक्टर के हो, जिन्हें चलाना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक था, तो बेहतर है कि उन्हीं के लिए किसी नए किसी को लाइसेंस चाहिए वही बैंक उन्हें दे दिए जाए। तो ऐसे में जिनको लाइसेंस लेने हैं उनके पास ज्यादा बेहतर, ज्यादा फास्ट, तुरंत ऑप्शन ये है कि जो बैंक अगर प्राइवेटाइज हो रहे हैं या जिन्हें बेचा जा रहा है उनके लाइसेंस है। तो इन दोनों बैंक्स की इसके दम पर पूरी री रेटिंग होने की संभावना है। पहली चीज तो ये होगी। अब दूसरी बात, ये जो कल मीटिंग हुई, इस मीटिंग में क्या खास बात हुई है? चूंकि आप कह रहे हैं कि काफी बड़े मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री खुद थी, नितिन गडकरी साहब थे, रेलवे मिनिस्टर थे, कोयला मिनिस्टर थे, तो इसको लेकर क्या खास चर्चा हुई है कि क्या आगे स्ट्रेटेजी इस दोनों बैंक को लेकर?
सर 2019 में यूनियन कैबिनेट जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसमें उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये कमेटी बनाई थी जिसको ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म का नाम दिया गया था। अब क्योंकि इसकी हर 4 से 5 महीने में मिलने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल एक ऐसी चीज है, डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें गवर्नमेंट अपना फोकस पूरा लगाने में लगी हुई है, क्योंकि उससे काफी पैसा भारत सरकार के खाते में आएगा। लेकिन जो सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि जो कल की मीटिंग तो लगभग 1.5 घंटा मीटिंग चली, क्योंकि वो मीटिंग 6:30 बजे तक खत्म हो जानी थी, लेकिन वो 7, सवा 7 तक ही सब मंत्री का जो समूह वो बाहर निकल पाया। तो डेफिनेटली हम इस बात से गौर कर सकते हैं कि काफी एक्सटेंसिव डिस्कशन रही होंगी, किन किन मुद्दों पे क्या क्या किस तरीके से फास्ट ट्रैक करना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को और डिसइन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल को भी इनफैक्ट। तो डेफिनेटली सर मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं कि काफी इन डेप्थ डिस्कशन हुई थी डिसइन्वेस्टमेंट के मैटर्स को पर्टिकुलरली लेकर और डिसइन्वेस्टमेंट को तेज तरीके से लेके जाने के तरीके के ऊपर भी। इसके साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन का भी आपने जिक्र किया। शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, जरा ये भी बताइए। सर दरअसल बात ये होती है कि काफी पीएसयू आइटम्स डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन कुछ आइटम्स पे क्या क्या कमेंट्स होते हैं वो हमको नहीं पता चल पाता, क्योंकि काफी इंटरनल होते हैं, कुछ सोर्सेज उसको बताने से हिचकिचाते हैं। लेकिन मुझे डेफिनेटली बताया गया कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे काफी कंसर्न एक्सप्रेस किया गया था, क्योंकि उसके डिसइन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने पहले बताया काफी एक्साइटमेंट थी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्स या फिर थोड़ा सा प्रतिक्रिया स्लो हो रही है। तो उसमें भी एक चर्चा उठी कि इसको एक्सपेडाइट करने के लिए भी शिपिंग मिनिस्ट्री के साथ कुछ मीटिंग्स करी जाए। डीपम को भी इनफैक्ट कुछ आदेश दिए गए थे, जो कि अभी हमको ऑफिशियली नहीं पता है, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी भारत सरकार का फोकस जारी है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बड़ा एक अपडेट शिपिंग कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ दोनों बैंक्स को लेकर आता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर पहले खरीदारी करने की राय आई थी बैंक पर, आईओबी पर, सुमित जी की तरफ से। सुमित जी देखिए 400, और अगर ये खबर सही साबित होती है और जिस तरह से सरकार इसको लेकर आगे बढ़ रही है, तो शायद आईओबी के लिए आप बड़े टारगेट दीजिएगा, छोटे टारगेट नहीं। अगर किसी को डिलीवरी के लिहाज से लेकर होल्ड करना है तो क्या यहाँ से 25-30%, 40% की अपसाइड संभव है? आईओबी के चार्ट्स जरा आप देखिए, और साथ ही लगे हाथ अगर सेंट्रल बैंक के भी देख पाए तो दोनों ही बताएं। बिल्कुल अनिल जी, मैंने इतना ही टारगेट दिया है। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से हफ्ते भर के अंदर ही आईओबी में एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 28 रुपए का पहला टारगेट है, 30 रुपए का दूसरा टारगेट है। ये 2 टारगेट अचीव होने के बाद ऊपर के लेवल और खुल जाएंगे और फिर और तेजी देखने को मिलेगी। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में 28 से 30 के टारगेट्स के लिए आईओबी में खरीदारी करें। 23.90 का जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें और एक हफ्ते के लिए वेट एंड वॉच करें। अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। दूसरा स्टॉक आपने पूछा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के अंदर भी मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक ऊपर का रेजिस्टेंस टूटना जरूरी है। जो स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है सेंट्रल बैंक का, वो करीब 27 रुपए के आसपास का है। जैसे ही 27 रुपए का लेवल टूटेगा तो सेंट्रल बैंक के अंदर भी 32 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। दोनों स्टॉक के अंदर बाइंग बन रही है। दोनों में से अभी जो मेरा कन्विक्शन बैठ रहा है आईओबी पे बैठ रहा है। की संभावना है और यहां से और मजबूती हो सकती है, और जाहिर सी बात है आपका कनेक्शन आईओबी में ज्यादा है और आईओबी इसलिए ज्यादा तेज दौड़ लगाता हुआ भी। एक और स्टॉक है, उस पर भी एक बार राय ली जाए। कुणाल जी जरा शिपिंग कॉर्पोरेशन पर भी राय दीजिए। ये स्टॉक थोड़ा ठंडा है, 0.5% मजबूत है, इसके चार्ट्स बताएं। अनिल देखिए चार्ट में कंसोलिडेशन चल रहा है, काफी समय से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आ रहा है और ब्रेकआउट अनिल जी आएगा जब ये स्टॉक 120 रुपए के लेवल को पार करेगा। और पिछले कुछ लगभग 3 महीनों से 120 से लेकर के 108 रुपए के एक बैंड में स्टॉक ट्रेड करता दिखा है। तो 120 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर ही नई खरीदारी करें, फिलहाल वेट एंड वॉच करें। 120 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तभी एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन में आपको एक बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा। ओके, तो 120 का करें इंतजार। बट बड़ी खबर आती हुई दिख रही है विनिवेश को लेकर। शिपिंग कॉर्पोरेशन, आईओबी, सेंट्रल बैंक, इन तीनों को रखना है आपको रेडार पर अपने। आइए फिर बाजार पर किस तरह का मूड माहौल बन रहा है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, चलते हैं अनिल जी के पास आज की मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए।
अनिल जी, हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते की एंडिंग में बहुत बड़ा मूड माहौल में बदलाव होते हुए दिख रहा है। यूएस के बाजार देखिए, फ्यूचर्स लगातार चौथे दिन आपको तेजी में इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स इस समय 120-125 अंक ऊपर, बल्कि अब तो 135 अंक ऊपर दिख रहे हैं सर। डेज हाई पर वहां पर कारोबार हो रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.5% की तेजी है और 15,000 का स्तर नैस्डैक फ्यूचर्स ने अभी अभी छुआ है सर, तो वहां पर बढ़िया एक्शन बन रहा है। यूरोप में भी अच्छी शुरुआत हुई है, 0.5% की तेजी आप यूरोप के बाजारों में देख रहे हैं। एशिया में आज सुस्ती थी और वो इसलिए था क्योंकि चीन ने जो डिजिटल कंपनीज में पिछले कुछ हफ्तों में एक्शन बढ़ाया है उस पर कुछ और सख्ती भी करी है, जिसकी वजह से हांगकांग और चाइना दोनों ही कमजोरी के साथ बंद हुए। जापान के बाजार आज बंद थे। तो बताएं सर, ग्लोबल मार्केट्स तो काफी पॉजिटिव हैं, डेज हाई पर है अमेरिकी फ्यूचर्स, क्या करना चाहिए? दीप देखिए, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिनों से अमेरिका में तेजी, चौथे दिन भी होने के पूरे आसार हैं। पॉइंट सिंपल यही कि हम मतलब हम जो ट्रेडिंग रेंज है उसके हाई एंड के आसपास है। 15,900 15,950 ही वो रेंज है जहां पर बार बार रुकते अटकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ नया फ्रेश ट्रेड लेना होगा वो मंडे के दिन लेंगे, ज्यादा बढ़िया है। अब इस तरह के मार्केट में शॉर्ट करना तो वैसे कम समझ में आता है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग तो आप कर ही सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर पुट खरीद कर आप अपनी पोजीशन को हेज करके चले। डेटा क्या कह रहे हैं वो बता दूं। पहली चीज तो ये कि अब डाउन साइड रिस्क आपकी 15,800 के नीचे की नहीं है, क्योंकि 15,800 के पुट पर 74 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और वो हाईएस्ट है। तो 15,800 पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। तो सोमवार के लिए भी आपके लिए रिस्क